ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट आइए हम लोग 41 कर रहे थे और 41 का बी पार्ट डिस्कस कर रहे थे कि आपके पास क्या क्या विकल्प है, सूचीबद्ध कीजिए, प्रत्येक विकल्प के गुण और दोष का मूल्यांकन कीजिए। लेकिन इस प्रश्न का एक लास्ट पार्ट है कि आपके द्वारा इस गंभीर समस्या को नियंत्रित करने के लिए उठाए जा सकने वाले कुछ व्यवहारिक कदमों की चर्चा कीजिए। और इसमें खास करके 2-3 पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। एक तो पिछड़ा जिला है, आप जिलाधिकारी हैं, समस्या है कानून का ठीक से परिपालन ना होना, और उसके साथ साथ सिचुएशन है कि अधिकांश महिला ढोने वाले दलित हैं जो है, और कहीं ना कहीं इसमें लाभ की बात की गई है, यानी उनके प्रतिफल की बात की गई है, और इन सारे प्रकरण की आलोचना जनता मीडिया के द्वारा की जा रही है। तो सारे बिंदु को ध्यान में रख के अपने हम कार्यवाही को सूचीबद्ध करेंगे। नोट कर लीजिए। इस समस्या को नियंत्रित करने हेतु इस समस्या को नियंत्रित करने हेतु मेरा प्रथम प्रयास अपने जिले में महिला अपने जिले में महिला ढोने वाले की निश्चित संख्या अपने जिले में महिला ढोने वाले की निश्चित संख्या का निर्धारण करूंगा। इस संदर्भ में जिला प्रशासन के टीम के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग प्राप्त करूंगा। मैं ग्राम पंचायत के स्तर से सूचना को प्राप्त करते हुए इसकी समीक्षा प्रखंड स्तर के अधिकारी के द्वारा करवाऊंगा। इसकी समीक्षा प्रखंड स्तर के अधिकारी के द्वारा करवाऊंगा ताकि जिला के स्तर पर सही आंकड़ों को प्राप्त किया जा सके। चिंदी पैराग्राफ। इस समस्या के निराकरण हेतु मौजूदा विधिक प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करवाऊंगा। तो विधिक प्रावधानों के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करवाऊंगा। एवं इस दिशा में आने वाली
व्यवहारिक समस्याओं समस्याओं के समाधान का प्रयास करूंगा, मैं क्षेत्रीय अधिकारियों से यह कहूंगा कि वह प्रत्येक समस्या की जानकारी मुझ तक उपलब्ध कराएं एवं हमसे हर संभव सहयोग को प्राप्त करें। चेंदी पैराग्राफ। इसके साथ साथ इस समस्या के समाधान हेतु जन सहयोग भी अपेक्षित है ताकि ऐसी कुप्रथा को प्रत्येक स्तर पर रोका जा सके। जो व्यक्ति इस कार्य में संलग्न है उनके आर्थिक कल्याण हेतु भी मेरे द्वारा गंभीर प्रयास किए जाएंगे। उनके आर्थिक कल्याण हेतु भी मेरे द्वारा गंभीर प्रयास किए जाएंगे ताकि मौद्रिक लाभ के कारण वो अपने आप को इसमें शामिल ना करें। दलितों के लिए सरकार के द्वारा जो आर्थिक कल्याण के कार्यक्रमों को लागू किया जा रहा है उसका उचित लाभ इन व्यक्तियों को भी प्राप्त हो यह मैं सुनिश्चित करूंगा। मैं अपने जिले में स्वच्छ भारत अभियान की सफलता की दिशा में कार्य करूंगा ताकि इस व्यापक अभियान के द्वारा इस गंभीर समस्या का भी
अभियान के द्वारा इस गंभीर समस्या का भी समाधान किया जा सके। इस गंभीर समस्या का भी समाधान किया जा सके। समाधान किया जा सके। ठीक है, तो इस आधार पे आप इसके उत्तर को विकसित कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं केस स्टडी नंबर 42 पे जो है, और जरा सा पहले 42 के सिचुएशन को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। यह कहा जाता है, आप एक देश में तेल का अन्वेषण करने के लिए लगाई जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय बोली नीलामी में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। यहां पे ध्यान रखिए, अंतर्राष्ट्रीय बोली है, और जहां पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे तो बट नेचुरल सर्वोपरि होगा राष्ट्रीय हित। ठीक है, लेकिन राष्ट्रीय हित के महत्व को स्वीकार ऐसा करेंगे कि जिससे कि हम उस नीलामी या बोली के टेंडर को भी प्राप्त कर सके। ठीक है, इस परियोजना के लिए अन्य धनी देश भी बोली लगा रहे हैं। तो मान के चला गया कि भारत की तुलना में जो बाकी देश हैं वो क्या है, अन्य धनी देश। यानी मुद्दा कहीं ना कहीं अमीर और गरीब देशों के बीच का भी है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का नीति शास्त्र कहता है, अगर गरीब अमीर दोनों के हितों की बात करें, दोनों के परस्पर सहयोग की बात करें, तो ऐसा सहयोग दोनों के लिए फायदेमंद हो, लेकिन उसका अधिक झुकाव किसके प्रति हो, गरीब देशों के प्रति। लेकिन यह गरीब देश अपने स्तर पर सुनिश्चित नहीं कर सकता जब तक कि अमीर देश भी इस प्रक्रिया में अपना परस्पर सहयोग ना दे जो है। तो कहीं ना कहीं अमीर और गरीब देशों के बीच का मुद्दा है। आप सुनिश्चित हैं कि तेल अन्वेषण के लिए आपकी बोली अन्य से बेहतर और साथ ही सस्ती भी है, और यह कि निश्चित ही आप बोली जीत लेंगे। यह आपका विश्वास कुछ बातों को लेके, एक बात का है कि आप जो बोली करेंगे वो सस्ता होगा बाकी देशों की तुलना में, और आप इस बोली को जीत भी लेंगे जो है। अब आइए, नीलामी से एक दिन पूर्व आपको ज्ञात होता है कि अन्य देश सफल होने के लिए अधिकारियों को रिश्वत देने समेत सारे तरीके अपना रहे हैं। आई थिंक यहीं से अब नैतिक दुविधा शुरू हो गया कि अन्य देश भ्रष्टाचार का प्रयोग कर रहे हैं। उस देश के यानी गृह देश, उस देश के कुछ अधिकारियों ने भी आपसे संपर्क किया और भारत को इस बोली में विजय प्राप्त करने का आश्वासन देने के बदले कुछ मांगे रखी है। आप घरेलू आर्थिक और रणनीतिक निहितार्थों की दृष्टि से इस बोली के महत्व से अवगत है कि बोली कितना इंपॉर्टेंट है। उपर्युक्त तो सूचना के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, निर्दिष्ट कीजिए कि इस स्थिति में आप किस ऑब्लिक किन नैतिक दुविधा या दुविधाओं का सामना करते हैं। आई थिंक सिचुएशन काफी क्लियर है, काफी स्ट्रेट है। ठीक है, बी कहता है, क्या अंतरराष्ट्रीय लेन देन में नैतिक चिंताएं सचमुच मायने रखती है या घरेलू हितों की तुलना में गौण है। यानी किसको प्राथमिकता दे, राष्ट्रीय हित को या अंतरराष्ट्रीय हित को जो है। और सी कहता है, उपरयुक्त स्थिति में आपकी कार्यवाही क्या होगी, गुण और अवगुण सहित उसका औचित्य सिद्ध कीजिए। चलिए जरा सा नोट कर लीजिए, इसका जो पार्ट ए आपका पहले है, जिसमें पूछा गया निर्दिष्ट कीजिए कि आप इस स्थिति में किस ऑब्लिक किन नैतिक दुविधा ऑब्लिक दुविधाओं का सामना करते हैं। चलिए नंबर 1 ऐड कीजिए या स्टार्ट कीजिए इस तरह से, इस प्रकरण में अंतरराष्ट्रीय नीति शास्त्र, इस प्रकरण में अंतरराष्ट्रीय नीति शास्त्र के संदर्भ में
के संदर्भ में सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी, सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी के नैतिक मुद्दों पर विशेष बल दिया गया है। तो सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के नैतिक मुद्दों पर विशेष बल दिया गया है। इसके साथ साथ राष्ट्रीय हित एवं नैतिक मूल्यों, इसके साथ साथ राष्ट्रीय हित एवं नैतिक मूल्यों के बीच के टकराव या दुविधा की स्थिति में किस प्राथमिकता को स्वीकार किया जाए, किस स्थिति में किस प्राथमिकता को स्वीकार किया जाए, यह प्रकरण अमीर देशों के द्वारा अपने वर्चस्व को स्थापित करने की बात करता है। जिसका माध्यम इस प्रकरण में नैतिक और अनैतिक दोनों है। ये पॉइंट समझ रहे हैं कि दोनों कैसे है। क्योंकि बोली है सब कोई भाग ले, नैतिक है। और नैतिक क्या है कि कुछ देश अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए वो अन्य माध्यमों का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें माध्यम और नैतिक है जो है। क्लियर? तो टेंडर बिडिंग का होना, बोली का होना, ये सबके भागीदारी को सुनिश्चित करता है। तो एक पॉइंट से भी ऐड कर लीजिए। इस संदर्भ में प्रत्येक देशों के भागीदारी को सुनिश्चित करना प्रजातांत्रिक मूल्यों के अनुरूप है। परंतु अनैतिक माध्यमों का प्रयोग किया जाना, इमोरल और नैतिक माध्यमों का प्रयोग किया जाना उचित और प्रासंगिक नहीं है। तो ये सब कुछ नैतिक मुद्दा और नैतिक दुविधा है जो है। बी पार्ट कहता है क्या अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में नैतिक चिंताएं सचमुच मायने रखती है या घरेलू हितों की तुलना में गौण है। बेसिकली प्रश्न जो पूछा गया इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में नैतिक चिंताएं सचमुच मायने रखती है, यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नीति शास्त्र का महत्व क्या है, यही तो प्रश्न पूछा गया है। चलिए नोट कर लीजिए, बी पार्ट कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में भी नैतिक चिंताएं विशेष महत्व रखती है, क्योंकि विभिन्न राष्ट्रों के बीच के परस्पर सहयोग
को उचित दिशा में के बीच के परस्पर सहयोग को उचित दिशा में सुनिश्चित करने हेतु उचित दिशा में सुनिश्चित करने हेतु विशिष्ट मूल्यों कौमा सिद्धांतों एवं मानकों का होना अति आवश्यक है एवं मानकों का होना अति आवश्यक है। अति आवश्यक है। विभिन्न देशों के बीच सामाजिक और आर्थिक विभिन्न देशों के बीच सामाजिक और आर्थिक विकास के स्तर में अंतर है। अतः अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन के माध्यम से प्रत्येक देशों विशेषकर गरीब देशों के हितों को संरक्षित एवं प्रोत्साहित करने हेतु नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है। नैतिक मूल्यों का होना आवश्यक है। नैतिक मूल्यों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है। नैतिक मूल्यों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि अमीर और गरीब देश इन दोनों के हितों को प्रोत्साहित किया जाए। परंतु इस प्रक्रिया में इसका झुकाव गरीब देशों के हितों के प्रति अधिक होनी चाहिए। गरीब देशों के हितों के प्रति अधिक होनी चाहिए। क्लियर। और इसमें एक पॉइंट और भी चाहे तो आप थोड़ा डाल दीजिएगा। वर्तमान समय के विश्वव्यापी ग्लोबलाइजेशन, तो वर्तमान समय के विश्वव्यापीकरण की प्रक्रिया में राष्ट्रों के लेनदेन की मात्रा अधिक व्यापक होती जा रही है। राष्ट्रों के लेनदेन की मात्रा अधिक व्यापक होती जा रही है, जो कि अधिक परस्पर सहयोग
एवं निर्भरता की मांग करती है, जो कि अधिक परस्पर सहयोग एवं निर्भरता की मांग करती है, यह अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक चिंताओं यह अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नैतिक चिंताओं के महत्व को प्रोत्साहित करती है, अतः राष्ट्रीय हितों को चूंकि इसमें कहता है घरेलू हितों की तुलना में गौण, तो अतः घरेलू या राष्ट्रीय हितों को अंतर्राष्ट्रीय हितों के साथ एवं अंतर्राष्ट्रीय हितों को राष्ट्रीय हितों के साथ सामंजस्य किया जाना चाहिए, क्योंकि अंततः यह मानव प्राणी का हित है, ठीक है। ये बी पार्ट का उत्तर का आधार होगा, जो है इसको बेस मान के आप इसका उत्तर लिखिएगा। और तीसरा कहता है कि उपर्युक्त स्थिति में आपकी कार्यवाही क्या होगी, गुण अवगुण सहित उसका औचित्य कारण भी देना है, औचित्य सिद्ध कीजिए। अब इसमें ध्यान रखिए कि बाकी देश भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लेकिन हम भारत के स्तर पे भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करेंगे। तो कुछ ऐसे उपाय के बारे में सोचिए जहां कि भारत को भ्रष्टाचार का प्रयोग ना करना पड़े अन्य देशों की तरह, और तब भी भारत अपने पर्पस या प्रयोजन को पूरा कर सके। जो है हो सकता है व्यवहारिक रूप से ऐसा करना काफी कठिन हो, लेकिन सैद्धांतिक रूप से लिखने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और उसमें देखिए कि उत्तर का दृष्टिकोण क्या होगा, नोट कर लीजिए। मेरे लिए राष्ट्रीय हित के साथ साथ राष्ट्रीय गरिमा का भी विशेष महत्व है। राष्ट्रीय हित के साथ साथ राष्ट्रीय गरिमा या छवि का भी विशेष महत्व है। अतः भारत का प्रतिनिधित्व करने के कारण मैं अन्य देशों की तरह रिश्वत का समर्थन नहीं करूंगा। अच्छा, थोड़ा सा कर लीजिए, रिश्वत देने समेत सारे तरीके, तो रिश्वत एवं कर लीजिए, एवं अन्य गैर विधिक एवं अनैतिक माध्यमों का समर्थन नहीं करूंगा। मेरा प्रयास यह होगा
किस नीलामी या बोली को अधिक निष्पक्ष बनाने हेतु मैं उन देशों के साथ संपर्क स्थापित करूंगा जो रिश्वत जैसे पहलुओं का समर्थन नहीं करते एवं उन राष्ट्रों के या देशों के सहयोग के द्वारा मैं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस समस्या को उजागर करूंगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस समस्या को उजागर करूंगा ताकि ऐसे देशों को हतोत्साहित किया जाए जो रिश्वत इत्यादि का प्रयोग कर रहे हैं का प्रयोग कर रहे हैं एक सेकंड जरा सा बोलिएगा ठीक है ऐसा करते हुए मैं उस बोली में भाग लूंगा एवं अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप इस बोली में अपना प्रस्ताव प्रेषित करूंगा लंबे समय तक राष्ट्रीय हित को सुनिश्चित करने हेतु यह आवश्यक है कि विषम परिस्थितियों में भी भारत के द्वारा सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को बनाकर रखा जाए एवं अंतर्राष्ट्रीय जगत के विश्वसनीयता को प्राप्त किया जाए ठीक है तो ये सब रूपरेखा को आधार मान के आप इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा चलिए एक बार जरा 42 को सिचुएशन को पढ़ लीजिए 42 में और किसी तरह का इनपुट आपको अपनी तरफ से देना हो तो बताइए किस स्टडी नंबर 42 कोई इनपुट आप लोग की तरफ से चलिए अगर कोई इनपुट आप लोग की तरफ से नहीं है तो फिर आइए केस स्टडी नंबर 43 पे जो है चलिए 43 कहता है
एक आतंकवादी संगठन का कहना है उन्होंने दिल्ली में परमाणु बम छुपाया है। अंडरलाइन कीजिए, आतंकवादी संगठन, परमाणु बम। उसके बाद कहता है प्राधिकारियों ने उस संगठन के नेता को पकड़ लिया है। वह कहता है कि उससे बम की अब स्थिति मालूम है, लोकेशन पता है उसको, कहां पे बम को प्लांट किया गया। उसने बम की अब स्थिति बताने से इनकार कर दिया है। उसको लोकेशन पता है कि बम को कहां पे प्लांट किया गया है, लेकिन वह लोकेशन को बताने से मना करता है। अब आइए, बम को निष्क्रिय करने हेतु आवश्यक सूचना प्राप्ति के लिए उससे प्रताड़ित किया जाना आवश्यक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बम को निष्क्रिय करने हेतु आवश्यक सूचना प्राप्ति के लिए उसे प्रताड़ित किया जाना आवश्यक है। ये कहता है क्या प्राधिकारियों के लिए नैतिकता की दृष्टि से यह स्वीकार्य है कि उसे वे प्रताड़ित किया जाए और बम का पता लगाया जाए, जिससे हजारों जानें बचाई जा सके। और बी कहता है यदि मान लिया जाए उस नेता को पकड़ने की बजाय अधिकारियों ने उसकी 16 वर्ष की बेटी को पकड़ लिया होता, वह प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने से मना कर रहा था। आपकी राय में क्या यह नैतिक रूप से उचित है कि उससे आवश्यक जानकारी हासिल करने और हजार लोग की जान बचाने के लिए प्रताड़ित किया जाए? बड़ा विषम नैतिक मुद्दा है। ठीक है, चलिए अब यहां पे जरा 2-3 पॉइंट पे ध्यान रखिएगा। पहला चीज, कहा जाता है कि सेल्फ डिफेंस में अगर आप कुछ भी करते हैं तो वो काम नैतिक है, बशर्ते कि होना चाहिए सेल्फ डिफेंस में अपने आप को बचाने में जो है। नंबर 1। नंबर 2, ध्यान रखिए सिचुएशन कहता है विक्टिमाइज करना, प्रताड़ित करना। अब यहां पे जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि आप किसी एक के गलती के लिए आप किसी दूसरे व्यक्ति को प्रताड़ित नहीं कर सकते, लेकिन बिना प्रताड़ित किए आप जो सूचना जानकारी है उसको प्राप्त कर सकते हैं। ये नैतिक मानकों के अनुरूप है। अगला जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा, सिचुएशन कहता है हजारों जाने, और जरा पॉइंट समझिए, हजारों जाने, हर व्यक्ति के जान की कीमत है, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। नीति शास्त्र व्यक्ति के जीवन के रक्षा पर विशेष रूप से बल देता है, लेकिन एक व्यक्ति की जान हजारों व्यक्ति की जान, और जो व्यक्ति दोषी है, ध्यान रखिएगा, तो बट नेचुरल ऐसे केस में प्राथमिकता होगी हजारों व्यक्ति के जान को बचाना। याद कीजिए जॉन रॉल्स कहते हैं अधिकतर फायदा अधिकतर व्यक्तियों का। जो अधिकतम फायदा हर व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। तो यहां पे अगर रॉल्स के हम न्याय के सिद्धांत को लेकर चले तो रॉल्स के न्याय का सिद्धांत भी इस बात का समर्थन करेगा कि हजारों व्यक्तियों की जान को बचाने के लिए अगर एक व्यक्ति के जान को कुर्बान करना भी पड़े तो यह नैतिक मूल्यों, नैतिक मानकों के अनुरूप है। क्लियर पा रहा है? तो ये सब कुछ बेसिक बातों को पहले ध्यान में रख के चलिएगा और तब इस केस स्टडी के प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। अब इसमें कहता है क्या प्राधिकारियों के लिए नैतिकता की दृष्टि से स्वीकार्य है कि उसे वह प्रताड़ित किया जाए और बम का पता लगाया जाए, जिससे हजारों जानें बचाई जा सकती है? तो नोट कीजिए नंबर ए में नैतिक और विधिक, इन दोनों दृष्टिकोणों से
यह उचित है कि किसी भी माध्यम का यह उचित है कि किसी भी माध्यम का प्रयोग करते हुए उस बम का पता लगाया जाए, उस बम का पता लगाया जाए। इसके साथ साथ अन्य माध्यमों से भी, इसके साथ साथ अन्य माध्यमों से भी बम के लोकेशन, बम के लोकेशन को प्राप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। प्राप्त किया जाना चाहिए। प्रताड़ना, इस पर ध्यान रखिएगा, प्रताड़ना की प्रकृति और मात्रा उतनी होनी चाहिए जितना कि, रिपीट अगेन, प्रताड़ित करने की मात्रा और प्रकृति उतनी होनी चाहिए जितना कि उस आतंकवादी संगठन के नेता, जितना कि उस आतंकवादी संगठन के नेता से सूचना को प्राप्त करने हेतु आवश्यक हो, उस सूचना को प्राप्त करने हेतु आवश्यक हो। वह नेता इस प्रकरण में विशेष महत्व रखता है। अतः पूछताछ की प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि वह सत्य को प्रस्तुत करे या वर्णित करे, वह सत्य को, ट्रुथ को प्रस्तुत या वर्णित करे। इसके लिए कुछ अन्य प्रकार की प्रेरणाएं, इसके लिए कुछ अन्य प्रकार की प्रेरणाएं भी दी जा सकती है ताकि वह बम के लोकेशन की जानकारी दे सके, जानकारी दे सके। ठीक है। और ध्यान रखिए कि खास करके जब इस तरह का सिचुएशन हो जहां की बड़ा फूक के कदम रखना, जैसे प्रताड़ना है, तो इसका आउटराइट तो समर्थन कर नहीं सकते हैं। दूसरा है आतंकवादी संगठन का नेता है तो उसके भी कुछ अपने अधिकार होंगे, लेकिन इधर है हजार जाने चली जाएंगी जो, तो इतने सारे व्यक्तियों के जान को भी सुरक्षा करना है। तो ऐसे केस में मोस्ट इंपॉर्टेंट उत्तर का दृष्टिकोण होगा कि अगर आप प्रताड़ना का समर्थन भी करते हैं तो उसमें दिखाइए उतना ही जितना कि सूचना को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो। प्लस एक प्रताड़ना से बचने का तरीका कि अन्य माध्यम से भी सूचना को प्राप्त कर सकते हैं।
तो हम लोग जो प्रताड़ना है उसको एक विकल्प के रूप में लेके नहीं चलेंगे। जब इस तरह का कुछ सिचुएशन आपसे पूछा जाए, उसको एक विकल्प अगर मान के चलिएगा तो बाकी विकल्प का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है, हम लोग प्रताड़ना को माध्यम मान के चल रहे हैं, जबकि प्रताड़ना किसी भी सूचना को प्राप्त करने का एक माध्यम हो सकता है, एक मात्र माध्यम नहीं हो सकता है। और अगर किसी को हम पनिश भी करते हैं, विक्टिमाइज करते हैं, तो विक्टिमाइज करने का जो अनुपात है, जो मात्रा है, वो हमारे प्रयोजन के मात्रा से मैच करे। यहाँ बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि बम के लोकेशन को प्राप्त किया जाए, तो वहां तक प्रताड़ना जस्टिफाइड है। ठीक है, चलिए अब भी कहते हैं यदि मान लिया जाए उस नेता को पकड़ने के बजाय अधिकारी ने उसकी 16 वर्ष की बेटी को पकड़ लिया, वह प्राधिकारियों के साथ सहयोग करने से मना कर रहा है। आपकी राय में क्या यह नैतिक रूप से उचित है कि उससे आवश्यक जानकारी हासिल करने और 1000 लोगों की जान बचाने के लिए प्रताड़ित किया जाए? नोट कर लीजिए, नंबर बी जो है न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत, न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत इस बात पर बल देती है, न्याय का प्राकृतिक सिद्धांत इस बात पर बल देती है कि दोषी व्यक्ति ही सजा का पात्र है। और किसी निर्दोष को सजा देना, और किसी निर्दोष इनोसेंट को सजा देना विधिक और नैतिक इन दोनों प्रकार से अनुचित है, इन दोनों प्रकार से अनुचित है। परंतु अगर किसी व्यक्ति के पास कोई पर्याप्त सूचना हो तो उसे आम हितों के संदर्भ में, उसे आम हितों के संदर्भ में उजागर करना चाहिए। अधिकारियों के द्वारा उसकी बेटी को या उसकी बेटी के गिरफ्तारी को आधार मानते हुए उस नेता को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है, ताकि सच्चाई उस नेता को प्रभावित करने का प्रयास किया जा सकता है ताकि सच्चाई सामने आ सके। परंतु उसकी बेटी को प्रताड़ित किया जाना उचित नहीं है, बशर्ते कि उसकी बेटी को प्रताड़ित किया जाना उचित नहीं है, बशर्ते कि वह किसी सूचना को व्यक्त करने से मना कर रहा हो, ठीक है। उस बेटी को इस बात को समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए
उस बेटी को इस बात को समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए कि वह परिस्थिति के गंभीरता को समझे और अपने पिता से आग्रह करे कि वह बम के लोकेशन की जानकारी प्राधिकारियों को उपलब्ध कराए एवं प्राधिकारी उस बम को निष्क्रिय करके हजारों लोगों की जान बचा सके। उस बम को निष्क्रिय करके हजारों लोगों की जान को बचा सके। क्लियर? तो ये दृष्टिकोण आप रखिएगा केस स्टडी नंबर 43 का आंसर करते समय। जो एक बार जरा सिचुएशन को पढ़ लीजिए और कोई समस्या हो किसी पॉइंट को समझने में तो बताइए। जो इसमें 2 प्रश्न के पार्ट हैं, दोनों पार्ट को देखिए, चीजें क्लियर हो पा रही हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आइए केस स्टडी नंबर 44 पे। जो है तो पहले जरा सिचुएशन को पढ़ लेते हैं। चलिए, यहां कहता है अपने क्षेत्र के व्यवस्थापक प्रभारी के रूप में, जिसको इंग्लिश में कहता है एडमिनिस्ट्रेटर इंचार्ज। तो अपने क्षेत्र के व्यवस्थापक प्रभारी के रूप में आप देखते हैं कि एक और भव्य पार्टियां और साथ ही रेस्टोरेंट और भोजनालय में बड़े पैमाने पर खाद्य सामग्री का अपव्यय होता है, यानी काफी फूड की बर्बादी होती है पार्टियों में और रेस्टोरेंट और भोजनालय में। जबकि दूसरी ओर प्रतिदिन एक समय का पेट भर भोजन सुनिश्चित करने की अक्षमता के कारण लोग भूखों मर रहे हैं। एक तरफ संसाधन इतना पर्याप्त है कि उसका अपव्यय हो रहा है और दूसरी तरफ मूल संसाधन के कमी के कारण कई लोग भूख से मर रहे हैं। और ध्यान रखिए, गरीबी का होना और भूखमरी का होना, ये सिचुएशन गरीबी तक नहीं, गरीबी से आगे जाता है और बात किसकी करता है? भूखमरी का। जो इस वास्तविकता को समझते हुए कि भोजन की उपलब्धता में कमी का कारण संसाधनों की कमी नहीं है, अपितु लोगों की आदत है। पॉइंट समझिएगा, अगर संसाधन की कमी होती तो सिचुएशन कुछ और होता। यहां पे संसाधन की कमी नहीं है, लोगों की आदत है। आदत को बदलना है, ध्यान रखिएगा। आप निर्णय करते हैं कि जमीनी स्तर पर, ग्राउंड स्तर पर भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए कुछ उपायों की आवश्यकता है। जमीनी स्तर पर भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए कुछ उपायों की आवश्यकता है। अब इसमें ध्यान रखिए, कुछ सिचुएशन नीतिगत मामलों पे होता है। अब इसमें जो है जो केस स्टडी में सिचुएशन दिया गया उससे अधिक इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए गरीबी और भूखमरी को लेकर, पॉवर्टी हंगर। और ऑलरेडी ये सिलेबस का टॉपिक भी है, आई थिंक पेपर 2 में पॉवर्टी हंगर वगैरह, ठीक है।
यहां देखिए क्या उस कहता है, दी गई स्थिति को देखते हुए निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस प्रकरण में समाविष्ट नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए। बी कहता है अपने क्षेत्र में भोजन के अपव्यय से निपटने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। ठीक है। और तीसरा है कि भारत जैसे विकासशील देश में प्रचुरता और भूख का सहअस्तित्व किस बात की व्याख्या करता है। कि दोनों चीज है, एक तरफ प्रचुरता है, एफ्लुएंस, और दूसरी तरफ भूखमरी है, दोनों एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इसका विश्लेषण और व्याख्या आप किस प्रकार से करेंगे। जो तो केस सिस्टम 44 में 3 पहलू पे हम लोग को लेके चलना है। ठीक है, चलिए अब इस पर नोट कर लीजिए। इसका पार्ट ए जो है, इस प्रकरण में समाविष्ट नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए। तो नोट कीजिए, नैतिक मुद्दा, यह प्रकरण आर्थिक विषमता, विषमता के साथ साथ लोगों की अभिवृत्ति एवं सहानुभूति और संवेदना जैसे नैतिक मुद्दों पर केंद्रित है। जैसे नैतिक मुद्दों पर केंद्रित है। अगला ऐड कीजिए, इसके साथ साथ यह प्रकरण गरीबों के प्रति या ऑब्लिक कीजिए भूखमरी के प्रति, गरीबों के प्रति, या बेटर है ऑब्लिक गरीबों के प्रति समाज की उदासीनता को भी दर्शाती है। समाज की उदासीनता को भी दर्शाती है। तो ये सब इस प्रकरण में समाविष्ट कुछ नैतिक मुद्दे हैं जो, और जहां भी सिचुएशन गरीबी का हो, भूखमरी का हो, तो पहला चीज आइए समता। एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए, यह समता और न्याय के मुद्दों पर, यह समता और न्याय के मुद्दों पर विशेष रूप से बल देती है। यह समता और न्याय के मुद्दों पर विशेष रूप से बल देती है। के मुद्दों पर विशेष रूप से बल देती है। ठीक है, चलिए अगला कहता है कि अपने क्षेत्र में भोजन के अपव्यय से निपटने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। और तीसरा पार्ट है कि भारत जैसे विकासशील देशों में प्रचुरता और भूख का सहअस्तित्व किस बात की व्याख्या करता है। तो जरा ऐसा कीजिए, चूंकि लास्ट एक 45 बचा इसके बाद जो है, ठीक है, तो जरा सा 44 के बी और सी पार्ट पे जरा सा पहले अपने स्तर पर सोचिए, क्योंकि भूखमरी, गरीबी, ऑलरेडी इन बातों का अध्ययन आप पहले से कर चुके होंगे, और तब थोड़ा सा अपने स्तर पे कुछ इसमें इनपुट आपको देंगे जो है 44 का बी और सी जो है कि भोजन के अपव्यय से निपटने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो भोजन के अपव्यय से निपटने का उपाय होगा, वो उपाय को बहुत लंबा चौड़ा मत दीजिएगा उस केस में जो,
ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत छोटे छोटे उपाय पर बल देता है, उसको कह सकते हैं दैनिक उपाय। जो सिचुएशन कहता है आदत, ये हैबिट की बात कर रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा कुछ जरा महात्मा गांधी को रिकॉल कीजिएगा तो उससे कुछ पॉइंट मिलेगा। जैसे जो व्यक्ति का विश्वास होता है व्यक्ति का विचार होता है, जो व्यक्ति का विचार होता है वही व्यक्ति के शब्द होते हैं, जो व्यक्ति का शब्द होता है वही व्यक्ति की क्रियाशीलता होती है, जो उसकी क्रियाशीलता होती है वही उसका आदत होता है, और जो उसका आदत होता है वही उसका मूल्य होता है, और वही उसके भाग्य को तय करता है। जो तो ये सब जो कॉन्सेप्ट है, जो कि सिचुएशन कहता है आदत, तो आदत को इंप्रूव करना है, आदत डिपेंड करता है प्रैक्टिस पे जो है, क्लियर। और आदत के लिए पहले क्या क्या आधार था? विश्वास, विचार, शब्द, क्रियाशीलता, तब आदत है जो। और जैसा आदत होगा उसके हिसाब से मूल्य होंगे। तो अगर आदत को चेंज करेंगे तब व्यक्ति के मूल्य में परिवर्तन लाएंगे। और एक स्टेप आगे बढ़िएगा, जब व्यक्ति के मूल्य का परिवर्तन होगा तो मूल्य अभिवृत्ति को प्रभावित करता है। और अगर अभिवृत्ति हो गया किसी चीज के प्रति सकारात्मक, तो अधिक लंबे समय तक चलेगा। तो अगर आदत के स्थायित्व को प्राप्त करना हो कि हमने एक आदत को डेवलप किया, उस आदत को बना के रखें, तो उसके लिए उसके प्रति एक सकारात्मक अभिवृत्ति का होना अति आवश्यक है। जो तो ये सब थोड़ा कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के जरा अपने स्तर पे सोचिए बी और सी का आंसर 44 का जो, तब उसको हम डिस्कस करेंगे जो, और तब लास्ट में कंक्लूड कर देंगे। एक केस स्टडी और बचा है, केस स्टडी नंबर 45 जो, ठीक है। और एक काम और कर लीजिएगा कि बाकी जो केस स्टडी डिस्कस कर चुके हैं उसको भी अगर चाहे तो आप रिव्यू कर लीजिए जो है, ठीक है। और इसके पीछे अगर किसी में कोई दिक्कत रह गई हो आपकी तरफ से या मेरी तरफ से तो बताइएगा उसमें जो है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक करके 44 का बी और सी पार्ट आप इस आधार पे सोचिएगा, तब 45 पे आएंगे। और 45 करने के बाद आप एक बार 1 से 45 को देख लीजिए। अगर किसी भी केस स्टडी में किसी प्रकार की दिक्कत समझने में हो, दृष्टिकोण को लेकर, विषय वस्तु को लेकर, तो आप बताइए उसको जो है, ठीक है। चलिए तो ब्रेक के बाद थोड़ा मिलते हैं, फिर इसको कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे जो। चलिए आते हैं केस स्टडी पे। 44 कर रहे थे हम लोग, और उसके आई थिंक ए पार्ट हो चुका था, बी और सी पार्ट देखने। उसके पहले एक आनंद का प्रश्न है कि सर क्या 16 साल की बच्ची को हिरासत में लिया जाना उचित है? ध्यान रखिएगा कि अगर हम 16 साल की बच्ची को लेकर चले, हिरासत में ले सकते हैं, उसको हिरासत में लेने का और रखने का तरीका अलग होता है। वो बच्चे अपराध करते हैं ना, तो अपराध तो कोई भी कर सकता है, लेकिन जब बच्चे अपराध करते हैं तो उस पूरे अपराध की प्रक्रिया अलग होती है। क्लियर हो पा रहा है? तो इसमें ध्यान रखिए कि 16 वर्ष के बच्चे को हिरासत में लिया जाना उचित, इसलिए उचित है विधिक प्रक्रिया इस बात की अनुमति देता है, लेकिन उसके मानक अलग हो जाते हैं, उसके तौर तरीके अलग होंगे, उसकी प्रक्रिया अलग होगी जो। लेकिन 16 साल के बच्चे को हिरासत में लिया जा सकता है विधि के द्वारा भी और नैतिकता के द्वारा भी। और अक्सर हम लोग चाइल्ड में 14 मान के चलते हैं, ध्यान रखिएगा। कुछ कानून 16 भी लेके चलता है और कुछ 18 लेके चलता है, ठीक है। ठीक है आनंद, चलिए तो ले सकते हैं, लेकिन उचित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए, जो कि 16 साल के बच्चे के संदर्भ में कानून के द्वारा प्रस्तावित किया गया। चलिए अगला था 44 का बी पार्ट, इस क्षेत्र में भोजन के अपव्यय से निपटने के लिए आप क्या उपाय करेंगे? चलिए नोट कर लीजिए। भोजन के अपव्यय का मौलिक कारण इस प्रकरण में व्यक्ति के आदत को बताया गया है। इस प्रकरण में
व्यक्ति की आदत को बताया गया है। क्लियर? चूंकि इसमें कहता है कि भोजन की उपलब्धता में कमी का कारण संसाधनों की कमी नहीं अबती लोगों की आदत है, तो प्रकरण केंद्रित उत्तर होगा। तो इसमें किसको माना गया? आदत को जो है। अतः इसका उपाय आदतों के, हैबिट्स के परिवर्तन के संदर्भ में किया जाना है। आदतों के परिवर्तन के संदर्भ में किया जाना है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु मैं विचार में परिवर्तन के साथ, या मैं विश्वास, कर लीजिए, पहले बिलीफ से चलते हैं। मैं विश्वास में परिवर्तन के साथ उसके विचार एवं विचार के परिवर्तन के साथ उसके शब्द और इसके परिवर्तन के साथ उसकी क्रियाशीलता को परिवर्तित करते हुए उसकी आदतों के परिवर्तन पर बल दूंगा। अब जरा सा आप सोचिएगा, विश्वास का परिवर्तन कैसे करेंगे? विश्वास का परिवर्तन कैसे करेंगे? जब भूखमरी के प्रति हम उसके दृष्टिकोण का बदलाव करेंगे, जब भूखमरी के समस्या के प्रति उसको अधिक हम संवेदनशील बनाएंगे, तो उससे क्या होगा? उसका विश्वास बदलेगा। और अगर पहला पार्ट विश्वास आपने बदल दिया, विश्वास मत या विचार, तो ऑटोमेटिक आगे का स्टेप आसान हो जाता है। ठीक है? परिवर्तन का प्रयास इसी में कीजिए। उसका आदत, उसका मूल्य होगा जो कि भूखमरी की समस्या को महत्वपूर्ण मानते हुए वह भोजन के अपव्यय को रोकेगा। एक तो ये उपाय हो गया, इसे मैट के लीजिए। मेरा अगला उपाय यह होगा कि मैं लोगों को विभिन्न विज्ञापन के माध्यमों से इस समस्या के प्रति उसे जागरूक बनाऊंगा। भूखमरी की समस्या कितनी भयावह होती है, इसका अनुभव मैं उसे व्यवहारिक उदाहरणों के द्वारा प्रस्तुत करूंगा। भूखमरी का होना इस बात को दर्शाती है कि व्यक्ति के द्वारा
व्यक्ति के द्वारा जीवन की मूलभूत व्यक्ति के द्वारा जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं आवश्यकताओं को पूरा किया जाना, मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है, एवं प्रत्येक मानव प्राणी का दूसरे मानव के प्रति एवं प्रत्येक मानव प्राणी का दूसरे मानव प्राणी के प्रति एक मौलिक दायित्व है कि भोजन को उपलब्ध कराया जाए, भोजन को उपलब्ध कराया जाए। और इसके लिए भोजन के अपव्यय को रोकने हेतु इसके लिए भोजन के अपव्यय को रोकने हेतु आदतों में परिवर्तन किया जाए, आदतों में परिवर्तन किया जाए। ठीक है, तो इन सारे उपाय को आधार मान के चल सकते हैं। और तब कहता है कि भारत जैसे विकासशील देश में प्रचुरता और भूख का अस्तित्व किस बात की व्याख्या करता है? सोच पा रहे हैं किस बात की व्याख्या करता है? इसमें ध्यान रखिएगा, क्लियर कट ये विषमता है, लेकिन प्रचुरता और भूख ये अत्यधिक विषमता को दर्शाती है। तो नोट कर लीजिए, सीखिए, भारत जैसे विकासशील देशों में प्रचुरता एवं भूख का एक साथ होना अत्यधिक आर्थिक विषमता को दर्शाता है। यह अत्यधिक आर्थिक विषमता को दर्शाता है। यह इस बात का भी प्रतीक है, यह इस बात का भी प्रतीक है कि देश के संसाधनों का वितरण संतुलित एवं न्यायपूर्ण आधार पर, कि देश के संसाधनों का वितरण संतुलित एवं न्यायपूर्ण आधार पर नहीं किया गया है, संतुलित एवं न्यायपूर्ण आधार पर नहीं किया गया। तो एक समस्या संसाधनों के वितरण की प्रकृति को भी लेकर जो, ठीक है, और इसके साथ ऐड कर लीजिए, यह इस बात को भी दर्शाती है कि भारत जैसे विकासशील देशों में समाजवादी ढांचे के समाज को स्थापित किया जाना, चलिए से थैंक यू, समाजवादी ढांचे के समाज को स्थापित किया जाना संभव नहीं हो पाया। अतः लोगों के जन कल्याण हेतु सरकार एवं समाज के स्तर पर, अतः लोगों के जन कल्याण हेतु सरकार एवं समाज के स्तर पर और अधिक सक्रिय प्रयास करने की जरूरत है।
और अधिक सक्रिय प्रयास करने की जरूरत है। लेकिन सारे पॉइंट क्लियर हो पा रहे हैं? ठीक है, चलिए, तो ये सब ध्यान रखिएगा। और इसमें एक पॉइंट और ऐड कर लीजिए जो काफी इंपॉर्टेंट है। अब तक भारत जैसे विकासशील देशों में मानवाधिकार मानवाधिकार के मूल्यों को मानवाधिकार के मूल्यों को स्थापित किया जाना संभव नहीं हो पाया है। और जानबूझ के मौलिक अधिकार न लिख के मानवाधिकार लिखिए, चूंकि एथिक्स की बात करें। प्रश्न कहता है भारत जैसे विकासशील देशों में, ठीक है, सिर्फ भारत की बात होती, चाहे मौलिक अधिकार तक भी छोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं था जो, लेकिन भारत जैसे विकासशील देश की बात कर रहा है तो सर्वव्यापकता को लेकर चलेंगे, यूज करेंगे मानवाधिकार जो है। और मानवाधिकार का संरक्षण नीति शास्त्र का एक मूल आधार है जो है, ठीक है। चलिए अब आइए, काफी केस स्टडी हो गया आप लोगों के साथ। अब लास्ट आइए केस स्टडी नंबर 45 पे जो, ओके। चलिए जरा एक बार सिचुएशन को पढ़िए अपने से, तब मैं इसको डिस्कस करता हूं आपके सामने। चलिए गो थ्रू कर गए। अब आइए जरा सा मैं सिचुएशन को रीड करता हूं आपके लिए। जो पहले आप एक प्रख्यात विश्वविद्यालय में डॉक्टरेट के छात्र हैं, अंडरलाइन कर लीजिए, प्रख्यात विश्वविद्यालय डॉक्टरेट जो है, और किसी संभाव्य क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी पर शोध कर रहे हैं। तो शोध का विषय अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो शोध का विषय है, जरा इंग्लिश वर्ड देख लें, पोटेंशियली रिवोस्टिट, हाँ। तो शोध का विषय है, नोट कर लीजिए, क्रांतिकारी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी। और शोध पूरा होने में कुछ महीने शेष बचे, ध्यान रखिए, कुछ महीने शेष बचे, यानी ऑलमोस्ट ये कंप्लीशन के स्टेज पे। इसी बीच आपने विभिन्न विश्वविद्यालय में पोस्ट डॉक्टरेट शोध सह अध्यापन, दोनों चीज ध्यान रखिए, पोस्ट डॉक्टरेट शोध सह अध्यापन पदों के लिए भी आवेदन किया है। आप शोध भी कर रहे हैं और साथ में आपने इस पद के लिए आवेदन किया है। आपको एक सुखद एवं आश्चर्यजनक समाचार प्राप्त होता है कि आपको ग्रेजुएट स्तर के उस संस्थान से इंटरव्यू के लिए बुलावा प्राप्त हुआ जहां से आपने शिक्षा प्राप्त की है। तो जहां से आपने ग्रेजुएशन किया वहीं से आपको कॉल लेटर आता है जॉब के लिए, ठीक है। जहां से आपने शिक्षा प्राप्त की है, जो एक ऐसे नगर में स्थापित प्रतिष्ठित संस्थान है जहां रहना आप पसंद करेंगे। तो आपका पुराना कॉलेज है और जगह भी आपको सूट करता है। साक्षात्कार में, अब आइए दुविधा शुरू होगा। साक्षात्कार में विभागीय पीठ
आपके शोध के संबंध में विस्तृत सूचना मांगती है कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसको लेकर वो जानकारी चाहता है, सूचना मांगती है। आपका समूह एक पेटेंट आवेदन पे कार्य कर रहा है, ध्यान रखिएगा, पेटेंट आवेदन। और पेटेंट के अपने कुछ नियम होते हैं, पेटेंट के अपने कुछ शर्त होते हैं, कंडीशंस होते हैं, जिसका पालन किया जाना आवश्यक। आवेदन पे कार्य कर रहा है और इसके मेंबर इस हेतु सहमत हैं कि जब तक वर्तमान में तैयार किया जा रहा शोध पत्र प्रकाशन के लिए जमा ना कर दिया जाए, तब तक कोई विवरण किसी अन्य को प्रदान नहीं किया जाए। यानी इस पूरे शोध में गोपनीयता, सीक्रेसी, इसका एक नैतिक मुद्दा है, ध्यान रखिएगा। आप परिस्थिति समझाते हैं और उन्हें कहते हैं, इंटरव्यू बोर्ड को आप उन्हें कहते हैं कि जब शोध पत्र उपलब्ध हो जाएगा तो आपको उनके लिए उक्त शोध पत्र का नमूना भेजने में प्रसन्नता होगी। यहां तक बिल्कुल नैतिकता है कि शोध पेटेंट काम पे हो रहा है, पेटेंट आवेदन पे, और ये उसका एक शर्त है। और आवेदक कहता है कि एक बार शोध पूरा हो जाए तब हम सारी सूचना उसके बारे में आपको उपलब्ध कराएंगे जो। किंतु पीठ इस सूचना के लिए अत्यधिक दबाव देती है। वह यह स्पष्ट करती है विभाग ऐसे लोगों को नियुक्ति चाहता है जो टीम के रूप में साथ मिलकर काम कर सके तथा विभागीय सहयोगियों के साथ सूचना साझा कर सके। अब इस पर ध्यान रखिएगा कि प्रेशर क्या है सूचना को देने का, और उसके पीछे देखा जाए नियुक्ति का आधार भी है, क्योंकि नियुक्ति का आधार किसको माना गया कि टीम के रूप में साथ मिलकर काम कर सके। और जहां पे टीम की बात करते हैं, टीम का मतलब होता है टीम के मेंबर के रूप में सूचना का आदान प्रदान, और विभागीय सहयोगी के साथ सूचना साझा कर सके। वह संस्थान के साथ आपके स्नातक स्तरीय संपर्कों के लिए अपील करता है, और यह भी आपसे कहता है कि आप ग्रेजुएशन यहीं से किए, इसी संस्थान से, तो आपको अधिक ओपन तरीके से शोध की सूचनाओं को प्रस्तुत करना चाहिए। अब प्रश्न पूछा गया, आपकी वर्तमान जिम्मेदारियों और भविष्य की अपेक्षाओं को सामने रखते हुए इस प्रकरण में शामिल विभिन्न नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए। क्लियर। और दूसरा कहता है, सॉरी बी कहता है, आपसे विस्तृत जानकारी हेतु दबाव डालने के संबंध में विभागीय पीठ के संभावित उत्प्रेरणाओं पर चर्चा कीजिए जो आपको मोटिवेशन दे रहा है। ठीक है। और तीसरा कहता है, ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे, अपने तर्कों का उचित औचित्य सिद्ध कीजिए। ठीक है। यहां पे अगर आप 2-3 पॉइंट पे गंभीरता से ध्यान दें तो आपको इसका उत्तर करने में अधिक सहायता मिलेगा। जैसे जो कहा गया, किंतु पीठ ने, यानी डिपार्टमेंट का जो बेंच है जो इंटरव्यू ले रहा है, परंतु पीठ ने इस सूचना का अत्यधिक दबाव डाला और स्पष्ट करते विभाग ऐसे लोगों की नियुक्ति चाहता है जो टीम के रूप में साथ मिलकर काम कर सके। तो उत्तर तो मिला, जो टीम के रूप में साथ मिलकर काम कर सके और विभाग सहयोगियों के साथ सूचना साझा कर सके। ये कब होगा, जब टीम का मेंबर हम बन जाएंगे। अभी तो इंटरव्यू की प्रक्रिया है। तो एक पॉइंट यहां से पता चला हम लोग को कि हम ऑलरेडी इस बात का संरक्षण कर सकते हैं अपने बातों का कि हम अभी तक उस टीम के मेंबर नहीं बने, और हम जिस टीम के मेंबर हैं अभी पहले उस टीम के हम आचरण संहिता का पालन करेंगे। एक बार इस टीम का मेंबर बनेंगे तो इस टीम के आचरण संहिता का पालन करेंगे। एक सटीक हम लोग को दृष्टिकोण मिला अपने उत्तर को लिखने के लिए। अगला जिस पॉइंट पे ध्यान रखिएगा कि जितना सत्यनिष्ठा हमको इस जॉब के प्रति दिखाना है, उतने ही सत्यनिष्ठा हमको अपने शोध के प्रति भी दिखानी होगी। और अगर हम तुलना करें तो मेरे लिए अधिक इंपॉर्टेंट क्या होगा, जहां पे हम शोध कर रहे हैं। क्योंकि हमेशा ध्यान रखिए, वर्तमान जो दायित्व होता है उसका हमेशा एक इंपॉर्टेंस होता है। भविष्य में जो करना है, जब कल को वर्तमान होगा तब उस प्रकार के हम आचरण संहिता का पालन करेंगे जो। क्लियर। चलिए, तो इसमें जरा पार्ट ए कर लीजिए। पार्ट ए में आप जिन बातों पर ध्यान रखिएगा, शामिल नैतिक मुद्दों की पहचान कीजिए। कोट कर लीजिए। इस प्रकरण में वर्तमान और भविष्य
इस प्रकरण में वर्तमान और भविष्य के दायित्वों से संबंधित नैतिक मूल्यों इस प्रकरण में वर्तमान एवं भविष्य के दायित्वों से संबंधित भविष्य के दायित्वों से संबंधित नैतिक मूल्यों के बीच का नैतिक मूल्यों के बीच का एक टकराव है या दुविधा है। नैतिक मूल्यों के अनुपालन का एक संदर्भ होता है। नैतिक मूल्यों के अनुपालन का एक संदर्भ होता है जो कि वर्तमान दायित्वों के साथ अधिक विशेष रूप से संबंधित होता है। जो कि वर्तमान दायित्वों के साथ अधिक विशेष रूप से संबंधित होता है, संबंधित होता है। इसी में ऐड कर लीजिए, वर्तमान दायित्वों के प्रति मेरी ईमानदारी का होना, वर्तमान दायित्वों के प्रति मेरी ईमानदारी का होना मुझे भविष्य में या मुझे भविष्य के दायित्वों के प्रति ईमानदार होने हेतु अधिक प्रेरित करेगा। तो भविष्य के दायित्वों के प्रति ईमानदार होने हेतु अधिक प्रेरित या मोटिवेट करेगा। ठीक है, तो इसका थोड़ा आप दिखाइएगा जो है। और उसमें देखिए, जब हमने प्रश्न को लिखा तो वर्तमान के प्राथमिकता को स्वीकार करते हुए वर्तमान ही माध्यम किसका बनेगा? भविष्य के दायित्वों का। हमने भविष्य के दायित्वों के महत्व को पूर्णतः नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन वर्तमान के मूल्यों के पालन से हम भविष्य में आने वाले चुनौतियों का सामना करने हेतु हम अपने नैतिक मूल्यों का पालन भी करेंगे। ये बात भी हम लोग उत्तर में सुनिश्चित कर रहे हैं। बी कहता है, आपसे विस्तृत जानकारी हेतु दबाव डालने के समय पीठ के संभावित उत्प्रेरणाओं पर चर्चा कीजिए। चलिए नोट कर लीजिए, बी पार्ट में जो है, विभागीय पीठ के द्वारा जो प्रेरणाएं प्रस्तुत की जा रही है उसे मैं स्वहर्ष स्वीकार करते हुए इस बात पर बल दूंगा, उससे स्वहर्ष स्वीकार करते हुए मैं इस बात पर बल दूंगा कि मेरी वर्तमान सत्यनिष्ठा मेरी कर लीजिए, मेरी सत्यनिष्ठा, ऐसे कीजिए, मेरी सत्यनिष्ठा वर्तमान दायित्वों के प्रति, मैं इस बात पर बल दूंगा कि मेरी सत्यनिष्ठा वर्तमान दायित्वों के प्रति उनके लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा, उनके लिए भी लाभकारी सिद्ध होगा, इसके साथ साथ मैं
इसके साथ साथ मैं विभागीय पीठ को यह समझाने का प्रयास करूंगा कि उनकी प्रेरणाएं तभी मान्य होती है, समझाने का प्रयास करूंगा कि उनकी प्रेरणा तभी मान्य होती है जब मैं इस संगठन का अभिन्न अंग होता हूं, अभिन्न अंग होता हूं। मेरा संस्थान के साथ जो जुड़ाव है, मेरा संस्थान के साथ जो जुड़ाव है वह भविष्य के दायित्वों के प्रभावी निर्वहन के रूप में, तो मेरा उस संस्थान के साथ जो जुड़ा है, लगा है, वह भविष्य के दायित्वों के प्रभावी निर्वहन में प्रतीक होगा या उभरकर सामने आएगा, प्रतीक होगा या उभरकर सामने आएगा। तो एक बार जब हम संस्थान का हिस्सा बन जाएंगे तो मेरा संबंध जो संस्थान से, उसके प्रति जो हमारा एक कर्तव्य है वो उभर के सामने आएगा जो, ठीक है। और इसका सी पार्ट कहता है, ऐसी स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे, अपने तर्कों को उचित औचित के द्वारा सिद्ध कीजिए। नोट कर लीजिए, मैं शोध टीम के सदस्य होने के नाते इससे संबंधित शर्तों, ये ऑब्लिक कीजिए, आचरण संहिता, शर्तों ऑब्लिक आचरण संहिता का अनुसरण करूंगा एवं उस शोध के कार्य को यथाशीघ्र संपन्न करूंगा। मैं विभागीय पीठ से आग्रह करूंगा कि मुझे उस संस्थान में पद सौंपा जाए और प्रवेश के लिए मुझे तब तक का समय दिया जाए, और प्रवेश के लिए तब तक का समय दिया जाए जब तक कि शोध कार्य को संपन्न ना किया जाए। समय दिया जाए जब तक कि शोध कार्य को संपन्न ना किया जाए। मैं विभागीय पीठ को यह आश्वासन दूंगा कि जिन मूल्यों और सिद्धांतों की अपेक्षा मुझसे की जा रही है, मैं विभागीय पीठ को आश्वासन दूंगा कि जिन मूल्यों और सिद्धांतों की अपेक्षा हमसे की जा रही है
मैं उसका अनुपालन दायित्वों को प्राप्त करने पर करूंगा, एवं अपने संस्थान में, चूंकि पहले से जुड़ा, अपने संस्थान में प्रभावी और सकारात्मक योगदान दूंगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखिए 45 के पार्ट ए, बी और सी पे। जो एक बार जरा 45 को देख लीजिए, इसमें आपकी तरफ से कोई दिक्कत या समस्या हो। चलिए, एक प्रश्न आ रहा है अंसार जी से, जरा। अच्छा, केस 6 में जो है, चलिए वापस चलेंगे। जो है पहले जरा सा 45 को देख लीजिए। फोर्टी फाइव देख लीजिए, इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। और इसमें एक अंसार जी पूछ रहे हैं केस 6, जरा चलते हैं 6 में। जो है हाँ, 6 की चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं अच्छे से। बताइए इसमें दिक्कत कहाँ पे अंसार जी, बताइए। केस स्टडी नंबर 6 में, अच्छा, भिक्षावृत्ति से जुड़े नैतिक मुद्दे कौन कौन से हो सकते हैं, इस पर थोड़ा सर प्लीज चर्चा कर दीजिए। जो है ठीक है, भिक्षावृत्ति नोट कर लीजिए। भिक्षावृत्ति से संबंधित जिन नैतिक मुद्दों पर, भिक्षावृत्ति से संबंधित जिस नैतिक मुद्दों पर बल दिया जाता है, उसका संबंध व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने से, यहां से स्टार्ट कीजिएगा। व्यक्ति के गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने से यह समता एवं न्यायपूर्ण, समाज के नैतिक मूल्यों के अनुरूप नहीं है, या मानव संसाधन, भिक्षावृत्ति या मानव संसाधन के अपव्यय को दर्शाती है, एवं किसी भी सभ्य समाज में काम या रोजगार की जगह, भिक्षावृत्ति का होना उचित नहीं है। इसी को आप कह सकते हैं एक सभ्य समाज के विशेषता के अनुरूप नहीं है। जो और समाज का सभ्य होना, ये सब बेसिकली ऑब्जेक्टिव किसका है? कुछ समाज के नैतिक मूल्य क्या करते हैं, समाज को अधिक सभ्य बनाते हैं। तो कहीं ना कहीं भिक्षावृत्ति का होना इन सारे नैतिक मुद्दों पर केंद्रित है। जो ठीक है, और बताइए किसी में कोई दिक्कत हो। अब उसमें क्या कीजिएगा कि जो भी हम लोग क्लास डिस्कशन किए हैं, उसका फायदा तभी आपको मिलेगा जब एक बार क्लास डिस्कशन को दोबारा पढ़िएगा उसको, और अपने स्तर पे उत्तर लिखिएगा। जो
क्लियर? क्योंकि जैसा हमने पहले भी कहा, अगर उसका डायरेक्ट आपको उत्तर लिखाएंगे, उसका फायदा कब होगा? जब वही केस स्टडी पूछे, जिसकी संभावना ना के बराबर होती है। लेकिन जब दृष्टिकोण आप प्रॉपर तरीके से डेवलप कर लें, आपको पता है कि किस सिचुएशन में कैसे पढ़ना है, किन किन चीजों पे ध्यान देना है, तो क्लास डिस्कशन के बेस पे किसी भी केस स्टडी के साथ आप अधिक बेहतर तरीके से उत्तर कर सकते हैं। तो अगर कोशिश कीजिएगा कि जो भी चर्चा हम लोग की, हमने ऑलमोस्ट कई में तो उत्तर एक तरह से लिखा ही दिया है, लेकिन फिर भी आप उसको उत्तर का गाइडलाइन मानिए, उसको दिशा निर्देश मानिए, उसको मार्गदर्शन मानिए, और तब इसको फिर अपने शब्दों में अपने समझ के आधार पे लिखने का प्रयास कीजिएगा। तभी क्लास डिस्कशन का सही फायदा आपको प्राप्त होगा। जो ठीक है, चलिए तो इसको कंप्लीट करते हैं, और जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, चलिए तो अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।